नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स जितने भी आरसी सिंह चैनल से जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं, सबका हार्दिक अभिनंदन। सभी का स्वागत है आरसी सिंह चैनल में। आप पढ़ रहे हैं आरसी सिंह चैनल से। देखिए, आरसी सिंह चैनल में केवल पढ़ाई की बात होती है और बाकी किसी चीज़ की बात ज़्यादा डिटेल में नहीं होती। अगर डिटेल में कुछ भी होता है तो सिर्फ स्टडी लाइफ। इसमें आप आइए और आप अपनी स्टडी लाइफ को आगे करिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है फंगस, यानी जो कवक थे उनका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, उनका जनन कैसे होता है। और जो भी हम यहाँ बता रहे हैं आपको, ये कंपटीशन लेवल का है, इसलिए इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। इसके पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया है वो आपका फंगस का सामान्य परिचय था। फंगस कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से रहते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या खाते पीते हैं, ये सब आपको बताया गया। लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं फंगस की संतानों की उत्पत्ति कैसे होती है, कि किस प्रकार से फंगस अपना रिप्रोडक्शन करके अपनी संख्याओं में वृद्धि करती हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो भी समझिएगा। फिगर हम पहले ही बना दिए ताकि आपका टाइम बच जाए। कुछ है नहीं इसमें, लेकिन बस आप थोड़ी समझने का प्रयत्न कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कवकों में जो जनन होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला है कायिक जनन, दूसरा है अलैंगिक जनन, तीसरा आपका लैंगिक। कायिक जनन, अलैंगिक जनन एंड लैंगिक जनन। तो यहाँ कायिक जनन के अंतर्गत खंडन आता है, विखंडन आता है, मुकुलन आता है, आईडी आता है। और जो अलैंगिक जनन है इसमें चल बीजाणु, अचल बीजाणु, कोनिडिया, क्लेमाइडो बीजाणु, एस्को बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु, द्विकेंद्रकीय बीजाणु आता है। और लैंगिक जनन में क्या क्या आता है, इसमें समयुग्मन आता है, असमयुग्मन आता है, विषम युग्मन आता है, युग्मकधानी संपर्क आता है, युग्मकधानी संग युग्मन आता है, अचड़ पुमड़ युग्मन आता है और काय युग्मन आता है। ये इतने प्रोसेस के द्वारा फंगस में रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है। अब हम एक एक आपको बताएंगे और बड़े ध्यान से देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर धुआंधार करना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए पहले देखिए खंडन विधि। खंडन विधि में क्या होता है ना भैया, जो आपका खंडन है इसमें दुर्घटनावश, जैसे कोई कवक तंतु है, अगर दुर्घटनावश कहीं से वो टूट गया तो टूटा हुआ भाग अपने आप में एक नया कवक का निर्माण कर लेता है। जैसे यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है, यहाँ पर यह एक कवक जाल था, इसमें से कोई एक भाग टूट गया, इसमें से कोई एक भाग टूट गया और ये टूट करके ये यहाँ से टूट रहा है। तो ये जो आपका टूटा हुआ भाग है ये पुनः आपका एक नया कवक का निर्माण कर लेता है और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस। क्या है? राइजोपस। ठीक है, फिर दूसरा आता है, देखिए एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखिएगा। विखंडन क्या है? तो विखंडन में देखिए आपका ये आ गया, यहाँ कोई कवक है। क्या कोई कवक है, जब वो दीर्घीकरण करता है, इन लंबाई में बढ़ता है, तो उसके बीच बीच में संकुचन होता है। जब बीच में संकुचन होता है तो वहीं से वो टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है और हर टूटा हुआ भाग एक नए कवक का निर्माण कर लेता है, जैसे साइक्लोमाइसीज। क्लियर? फिर इसके बाद आता है आपका मुकुलन। मुकुलन में क्या होता है कि कुछ कवक क्या होते हैं कि वो कवक जो कोशिका होती है उसमें जीव द्रव्य होता है, तो जीव द्रव्य का दबाव होता है। तो जैसे यहाँ पर एक हमने कोशिका बना दी है, इसमें जीव द्रव्य जो आपको ब्लैक कलर से डॉट डॉट दिखाएगा, जीव द्रव्य भरा है। तो ये जो केंद्रक भी होगा इसमें, तो ये जीव द्रव्य क्या होता है, दबाव डालता है। जिससे दबाव डालता है तो ये पूरा का पूरा जो है ऊपर नीचे होने लगता है और फिर धीरे धीरे ये प्रोसेस हुआ। इसके बाद ये जो आपके यहाँ बड़ बन रहा है, मुकुल बन रहा है, ये क्या बनता है, मुकुल बनता है और ये धीरे धीरे और बड़ा मुकुल बन जाता है, उभार के रूप में आ जाता है। और फिर एक समय ऐसा आता है कि जो मुकुल बना हुआ था यह अलग हो गया इसके जनक कोशिका से। तो इस प्रकार से दोनों कोशिकाएं अलग हो गई, मतलब एक कोशिका 2 भागों में बढ़ गई। जो मुकुल था वो भी एक नया कोशिका बना रहा है, अर्थात नया कवक का निर्माण कर लेता है। तो ये मुकुल प्रोसेस होता है और इसका एग्जाम्पल है ईस्ट। तो ध्यान रखिएगा, जो खंडन के एग्जाम्पल है वो है राइजोपस, जो विखंडन का एग्जाम्पल है वो साइक्लोमाइसीज है और जो आपका मुकुलन का उदाहरण है वो है ईस्ट। क्लियर? इसके बाद आपका आता है आइडिया। तो आइडिया में क्या होता है, कुछ कवक ऐसे होते हैं
तो उनके जो ऊपर वाला भाग होता है वो तंतु के रूप में छोटे छोटे भागों में टूट जाते हैं, जो कि गोलाकार होते हैं, बेलनाकार होते हैं। और हर टूटा हुआ भाग आइडिया कहलाता है। क्या कहलाता है? आइडिया। और ये जो जहाँ से आइडिया बनकर निकलते हैं उसको आइडियम कहते हैं। और ये आइडिया निकल करके जमीन पर बिखर जाती हैं, और जब अनुकूल वातावरण आता है तो अपने आप में नए नए कवकों का निर्माण कर लेते हैं। इतना प्रोसेस हुआ, केवल 4 प्रोसेस है कायिक विधि के द्वारा। फिर आता है आपका अलैंगिक चरण। तो अलैंगिक चरण में पहला आता है चल बीजाणु। क्या आता है? चल बीजाणु। तो यहाँ देखिए चल बीजाणु है। यहाँ पर चल बीजाणु को क्या कहते हैं? जूस्पोर कहते हैं। यहाँ हमने फिगर आपको बना दिया, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। कुछ कवक में क्या होता है? बीजाणु होते हैं, और उन बीजाणु में फ्लैजिला होता है। जिन बीजाणुओं में स्पोर, स्पोर का मतलब बीजाणु, जिन बीजाणुओं में स्पोर मतलब जिन बीजाणुओं में कसाव होता है मतलब फ्लैजिला होता है, वो गतिशील होते हैं। और कुछ ऐसे स्पोर्स होते हैं जिसमें फ्लैजिला नहीं होता, वो अगतिशील होते हैं। तो यहाँ तो चल बीजाणु हैं, तो यहाँ पर क्या है? देखिए कसाव बने हुए हैं। ठीक है, ये कसाव हवा के द्वारा या किसी अन्य माध्यम के द्वारा यहाँ से वहाँ उड़कर चलते रहते हैं। ठीक है, और अच्छा ये बनते कहाँ? ये बीजाणु धानी में बनते हैं। कहाँ बनते हैं? बीजाणु धानी में बनता है। बीजाणु धानी क्या होता है? एक पतली परत की बनी भित्ति होती है जिसके अंदर बीजाणु धानी होता है, और वहीं पर ये आपके स्पोर बीजाणु बनते हैं। तो जब बीजाणु धानी फटती है ना, तो उस फटने पर आपकी बीजाणु धानी से स्पोर निकलते हैं। तो कुछ में कसाव होता है, कुछ में कसाव नहीं होता। मतलब कुछ कवक होते हैं जिनके बीजाणु में क्या होता है? फ्लैजिला होता है, और कुछ कवक होते हैं जिनके बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होते हैं। तो जिनमें फ्लैजिला होता है, जिन कवकों के बीजाणु में फ्लैजिला होता है उनको कहते हैं चल बीजाणु, और जिन कवकों के बीजाणु में फ्लैजिला नहीं होता है उनको कहते हैं अगतिशील। ठीक है, बीजाणु। तो यहाँ पर देखिए जो चल बीजाणु है, चल बीजाणु को जो अंग्रेजी में कहते हैं जूस्पोर। यहाँ हमने बना दिया है जूस्पोर। ये यहाँ से हमने बना दिया है चल बीजाणु का डायग्राम। ये तो यहाँ एक सिनकाइट्रियम कवक होता है। क्या होता है? सिनकाइट्रियम कवक होता है जिसके बीजाणु में फ्लैजिला होता है। क्या होता है? बीजाणु में फ्लैजिला होता है, और फ्लैजिला के द्वारा आसानी से ये इधर उधर बिखर जाते हैं, चले जाते हैं, उड़ जाते हैं, और नए नए कवकों को निर्माण कर लेते हैं। इसके बाद आता है अचल बीजाणु। तो अचल बीजाणु यहाँ पर देखिए आपके पास है, ये वाला है अचल बीजाणु। ये अचल बीजाणु। एक कवक होता है राइजोपस। ठीक है, राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस में क्या होता है कि जो बीजाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अगतिशील होते हैं, कि कुछ में फ्लैजिला नहीं होता। जब फ्लैजिला नहीं होता तो जहाँ पर राइजोपस होता है उसके बीजाणु वहीं पर जमीन पर बिखर जाते हैं, और धीरे धीरे इधर उधर करके वो जो है, जब अनुकूल वातावरण आता है, अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं, तो ये बीजाणु अंकुरित होकर के नए नए कवकों का निर्माण कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए राइजोपस। और जो जिनमें कसाव नहीं होता है उसको कहते हैं एप्लानोस्पोर। क्या कहते हैं? एप्लानोस्पोर या अचल बीजाणु। चलिए अगला देखिए, तो आपका हो गया ये अचल बीजाणु। इसके बाद कोनिडिया आता है। कोनिडिया, तो कोनिडिया भैया देखिए क्या होता है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। एग्जाम्पल में देखिए एक कवक होता है जिसको कहते हैं एल्ब्यूगो या पेनिसिलियम। पेनिसिलियम और एल्ब्यूगो। पेनिसिलियम एक कवक होता है और एक कवक होता है एल्ब्यूगो। बहुत ढेर सारे एग्जाम्पल के लिए हम सिर्फ 2 कवकों को लिख दिए हैं। तो इन दोनों कवकों में क्या होता है? इस प्रकार का डायग्राम होता है। इनके ऊपर जो आपके कोनिडिया है ना, इनके ऊपर क्या है? अचल बीजाणु स्थित होते हैं। क्या होते हैं? ये आपके अचल बीजाणु हैं, जो आपको गोला गोला बनाया गया है ब्लैक कलर से, इनको कहते हैं अचल बीजाणु। और ये कवक सूत्रों की शीर्ष पर होते हैं। देखिए ये कवक सूत्र है, ये कवक तंतु है, कवक तंतुओं के शीर्ष पर उपस्थित होते हैं। इनको कोनिडियोफोर कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहते हैं कोनिडियोफोर। हमने लिखा नहीं, यहाँ लिख सकते हैं आप कोनिडियोफोर, तो लिख लेंगे आप। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए कोनिडियोफोर। कहाँ लिखे? कहीं जगह बनी, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कोनिडियोफोर। ये तो यहाँ से कोनिडियोफोर होता है, ये जो ऊपर आपके बने हुए हैं। तो बस ध्यान रखिएगा, जो आपका पेनिसिलियम है और एल्ब्यूगो कवक है, इनके कवक तंतु होते हैं, उनके शीर्ष पर बीजाणु जो होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? कोनिडियोफोर कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका ये भी हो गया, ये भी आपका खत्म यहाँ से यहाँ तक।
अब कोनिडियो के बाद आता क्लेमाइडो बीजाणु। तो यहाँ देखिए क्लेमाइडो बीजाणु का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बना रखे हैं। ये है आपका क्लेमाइडो बीजाणु। ये इसका एग्जाम्पल है फ्यूसेरियम। क्या इसका एग्जाम्पल है? फ्यूसेरियम और ऑक्सीस्पोरम। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम है, ये इसका आपका उदाहरण है क्लेमाइडो बीजाणु का। किसका है? क्लेमाइडो बीजाणु का है। होता क्या है, जो क्लेमाइडो बीजाणु होता है भैया, वो विपरीत परिस्थिति में जब वातावरण उनके हिसाब से ऐसे कवक, जिसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिखते हैं फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक है। तो ये विपरीत परिस्थितियों में क्या करता है कि जो इसके कवक सूत्र होते हैं मोटी भित्ति वाले, जो इसके कवक सूत्र होते हैं एक मोटी भित्ति वाला बीजाणु बना लेते हैं। और जब अनुकूल वातावरण होता है तो ये मोटी भित्ति फट जाती है और वहां से आपके नए नए कवक सूत्र का निर्माण होता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम। क्लियर? इसके बाद आपका आता है, क्या आता है, जो हो गया आपका क्लेमाइडो बीजाणु। इसके बाद आपका एस्को बीजाणु। क्या आता है? एस्को बीजाणु। तो एस्को बीजाणु देखिए आप यहाँ पर ये एक कवक होता है साइक्लोरोमाइसिस। क्या होता है? साइक्लोरोमाइसिस। तो यहाँ पर जो आपका है, तो आपका एस्को बीजाणु है। आप देख सकते हैं एस्को बीजाणु में क्या लिखा हुआ, आराम से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट थोड़ी सी आप देखते हैं फटाफट। तो जो एस्को बीजाणु होते हैं भैया, ये अचल बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? अचल, मतलब स्थिर होते हैं। और ये एस्कस नामक बीजाणु धानी बनते हैं। कहाँ पर? एस्कस नामक बीजाणु धानी बनते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये पूरा आपका एस्कस, यहाँ से यहाँ तक जो आपका है, ध्यान रखिएगा, जो ये वाला पोर्शन है ये एस्कस बीजाणु धानी है। ठीक है, और कवक का जो नाम है साइक्लोरोमाइसिस। साइक्लोरोमाइसिस कवक है, उसमें क्या होता है? बीजाणु धानी होता है। इस बीजाणु धानी में क्या बनते हैं? एस्कस बीजाणु बनते हैं, जो कि अचल बीजाणु होते हैं। क्या होते हैं? अचल बीजाणु। ये अचल बीजाणु सूत्री विभाजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत बनते हैं। मतलब यहाँ पर जो एस्कस बीजाणु है, ध्यान रखिएगा, अर्धसूत्री विभाजन के बाद बनते हैं। किसके बाद? यहाँ लिख दीजिए अर्धसूत्री, नोट कर लीजिएगा। एस्कस बीजाणु अर्धसूत्री विभाजन के उपरांत बनते हैं। और इसका एग्जाम्पल क्या है? साइक्लोरोमाइसिस। जब अर्धसूत्री विभाजन होगा, इसमें एस्कस बीजाणु बनेंगे और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो ये आपके नए नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका, क्या हो गया? एस्को बीजाणु। ठीक, अब उसके बाद आपका आता है, क्या आता है? बेसिडियो बीजाणु। तो बेसिडियो बीजाणु, तो ये ध्यान रखिए कि सब अलग अलग हमने फिगर बनाया, ध्यान रखिए कि एक मिक्स मत कर दीजिए। ये हो गया। इसके बाद आपका है बेसिडियम, है ना, ये क्या है आपको लिखा हुआ? बेसिडियो बीजाणु। तो बेसिडियो बीजाणु किसमें पाया जाता है? पहले ये जानिए। तो जो बेसिडियो बीजाणु है वो पाया जाता है एगेरिकल्स में। कहाँ पाया था? एगेरिकल्स। यहाँ पर हमने लिखते हैं ये एगेरिकल्स। ये क्या है? एगेरिकल्स। ये एगेरिकल्स एक कवक होता है जिसमें आपके क्या पाए जाते हैं? बेसिडियो बीजाणु पाए जाते हैं। और ये जो बेसिडियो बीजाणु है, ये जो बेसिडियो बीजाणु है, अर्थात ये, ठीक है, तो ये होते क्या है भैया? ये भी अचल बीजाणु हैं जो बेसिडियम बीजाणु धानी बनते हैं। ये जो आपकी धानी है बेसिडियम बीजाणु धानी है। और इसी बेसिडियम बीजाणु धानी में, यानी एगेरिकल्स कवक के बेसिडियम बीजाणु धानी में आपका बनता है बेसिडियो बीजाणु। क्या बनता है? बेसिडियो बीजाणु बनता है। और ये बहिर्जात होते हैं, मतलब बाहर बनते हैं। यहाँ पर देखिए ये बाहर आपके बने हुए हैं। ठीक है, और जो बाहर बने होते हैं तो यही आपके क्या कहते हैं? बहिर्जात। क्या कहते हैं? बहिर्जात कहते हैं। ठीक है, कौन सी बीजाणु? आपको बेसिडियो बीजाणु। इसके पश्चात देखिए यहाँ पर होता क्या है, जो ये वाला पोर्शन होता है इसको स्ट्रिग्मा कहते हैं। यहाँ पर केंद्रक होते हैं। और जो बेसिडियम बीजाणु है, बेसिडियो जो बीजाणु है, इनका केंद्रक क्या करता है? बेसिडियम बीजाणु धानी की ओर गमन करता है। यहाँ से सारे केंद्रक इधर की ओर, किधर? बेसिडियम बीजाणु धानी की ओर गमन करके आकर इसमें मिक्स हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर क्या होते हैं? नए नए कवक
नए नए कवकों की बीजाणु बनती हैं जो अनुकूल परिस्थिति में आकर के अपने अपने नए नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका बेसिडियम बीजाणुधानी है और इसका एग्जाम्पल है एगरिकल्स। इस बेसिडियम बीजाणुधानी में आपका बनता है बेसिडियो बीजाणु। इसका एग्जाम्पल क्या है? एगरिकल्स कवक। अब इसके बाद देखिए आता है आपका द्विकेंद्रकीय बीजाणु। क्या आता है? द्विकेंद्रकीय बीजाणु आता है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। 1 मिनट फिर आपको बता रहे हैं। चलिए, हाँ, तो हम क्या बता रहे थे आपको? ये द्विकेंद्रकीय बीजाणु। तो देखिए, जो द्विकेंद्रकीय बीजाणु होता है, ये होता क्या है? इसके बीजाणु जो होते हैं वो द्विकेंद्रकीय होती है। नाम है द्विकेंद्रकीय, तो यहाँ पर द्विकेंद्रकीय बीजाणु होते हैं। जैसे एसिडियो बीजाणु। क्या? एसिडियो बीजाणु। और क्या हो सकता है? यूरेडो बीजाणु। और दूसरा आपको बता दें इसका एसिडियो बीजाणु। तो ऐसे यहाँ पर होता क्या है कि एक ही कोशिका में, जिसकी कोशिका है ना, उसमें 2 केंद्रक होते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं द्विकेंद्रकीय बीजाणु। द्विकेंद्रकीय बीजाणु। और यहाँ इसका एग्जाम्पल है, ये किस कवक में पाया जाता है? पक्सिनिया कवक में। किस कवक में पाया जाता है? द्विकेंद्रकीय बीजाणु, द्विकेंद्रकीय स्पोर किस कवक में पाया जाता है? पक्सिनिया। तो जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या होते हैं? आपस में अलग होकर के मिक्स हो जाते हैं और फिर आपके अनुकूल वातावरण में नए नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, द्विकेंद्रकीय बीजाणु किसे कहते हैं? जिसमें 2 केंद्रक एक साथ हों, और इसका एग्जाम्पल है पक्सिनिया कवक। क्या होता है? पक्सिनिया कवक। इसके पश्चात आपका आता है, क्या आता है? लैंगिक जनन। अब आपका लैंगिक जनन आ गया है। तो लैंगिक जनन में सबसे पहला आपका एग्जाम्पल है समयुग्मन। तो समयुग्मन क्या होता है भैया? आप बता सकते हैं समयुग्मन क्या होता है? तो चलिए, अगर नहीं जानते तो समयुग्मन देखिए क्या होता है। तो हम आपको समयुग्मन बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान रखिएगा। तो समयुग्मन में क्या होता है भैया कि यहाँ पर देखिए, जो इसमें संलयन करने वाले जो युग्मक होते हैं, जो भी युग्मक संलयन कर रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं या जुड़ रहे होते हैं, वो क्या होते हैं भैया कि आकार में समान होते हैं किंतु क्रियात्मक रूप से भिन्न होते हैं। यानी इनका आकार तो समान होता है किंतु कार्यकी की दृष्टि से कार्य में असमान होते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप, चूंकि यहाँ जगह नहीं था इसलिए हम नहीं लिख पाए हैं, तो हम लिख सकते हैं कि आकार में समान, आकार में समान और कार्य में भिन्न। आकार में समान और कार्य में भिन्न होते हैं। जैसे सिनकाइट्रियम। क्या होता है? सिनकाइट्रियम। जो भी आपके युग्मक संलयन में भाग ले रहे हैं वो समान आकार के तो होते हैं, लेकिन इनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे सिनकाइट्रियम कवक के युग्मक। क्लियर? फिर इसके बाद आपका आ गया, क्या आ गया? असम युग्मन। क्या आ गया आपका? असम युग्मन। क्या आ गया? असम युग्मन। तो असम युग्मन में क्या होता है भैया कि संलयन करने वाले जो भी युग्मक हैं वो क्या होते हैं? आकार व क्रियात्मक दोनों में भिन्न भिन्न होते हैं। आकार में भी भिन्न है और क्रियात्मक में भी भिन्न होता है। तो जैसे यहाँ पर देखिए, एक ये मादा युग्मक है और एक नर युग्मक है। तो क्या आप कुछ देख रहे हैं इसमें? क्या मादा युग्मक छोटा है? क्या नर युग्मक छोटा है? तो ध्यान रखिएगा, नर युग्मक भले छोटा है लेकिन सक्रिय होता है। नर युग्मक यानी जो मेल गैमेट है, भले वो छोटा हो फीमेल गैमेट से, किंतु फिर भी यह ज्यादा सक्रिय होता है। तो यहाँ पर कार्य में भी अलग अलग है और आकार में भी अलग अलग हैं। तो ऐसे क्या कहते हैं? ऐसे लैंगिक युग जब करते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? असम। क्या कहते हैं? असम युग्मन कहते हैं। क्या कहते हैं? असम युग्मन कहते हैं। इसके बाद देखिए क्या आता है भैया? विषम युग्मन आता है। क्या आता है? विषम युग्मन। तो विषम युग्मन क्या है? क्या कोई बता सकता है विषम युग्मन क्या है या नहीं? नोट करिए इसको तब तक। चलिए हो गया। देखिए पीछे अगर आवाज आ रही हो, क्योंकि आजकल तमाम लोग गाने वाले शौकीन हैं। हाँ, अगला जो आपका है वो है विषम युग्मन। तो विषम युग्मन में क्या होता है
कि जो आपका नर युग्मक और मादा युग्मक को आप देख सकते हैं। इसमें जो नर युग्मक है वो क्या होता है, चल होता है, यानी चलने गतिशील होता है, किंतु मादा युग्मक क्या होता है, अचल होता है। ठीक है, यानी अचल, नॉन मोटाइल। लेकिन जो आपका नर युग्मक है वो मोटाइल होता है, मतलब क्या होता है कि गतिशील होता है। और यह किस में पाया जाता है, यह एक कवक है जिसका नाम है मोनोब्लीफेरस। क्या नाम है, मोनोब्लीफेरस। तो इस प्रकार जब संलयन होता है तो इसको हम कहते हैं विषम युग्मन। तो एक बार देखिए, अभी अब 1 2 3 4 अभी 4 को छोड़े रहो, एक बार इनका रिवीजन कर लो, उसके बाद देखेंगे। तो विखंडन किस में होता है, राइजोपस में होता है। खंडन किस में होता है, राइजोपस में। विखंडन किस में होता है, साइटोसैकेरोमाइसीज में। मुकुलन किस में होता है, ईस्ट में। आइडिया किस में होता है भैया, आइडियम में। चल बीजाणु कहाँ भैया, जूस्पोर। इसका एग्जाम्पल क्या है, सिरकाइट्रियम कवक। अचल बीजाणु क्या है, अप्लानोस्पोर। इसका एग्जाम्पल कौन सा कवक है, राइजोपस। फिर कोनिडिया है, ये कोनिडिया हो गया। कोनिडिया किस में पाया जाता है भाई, पेनिसिलियम में और एल्ब्यूगो में। फिर आपका आ गया, क्या आ गया, कहाँ गया, हाँ, क्लेमाइडो बीजाणु। तो क्लेमाइडो बीजाणु देखिए, विपरीत परिस्थितियों में इसके कवक तंतु मोटी मोटी भित्ति बना लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक। फ्यूसेरियम ऑक्सीस्पोरम कवक अनुकूल परिस्थिति में आता है तो फट जाते हैं सारे स्पोर अलग और नए नए कवकों का निर्माण हो जाता है। फिर इसके बाद आगे आपका क्या आ गया, एस्को बीजाणु। तो एस्को बीजाणु ये है, जो ये बीजाणु बनते हैं एस्कस बीजाणुधानी में बनते हैं। और इनके शीर्ष को ये जो आपके यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है इनको कहते हैं पोराफाइसिस। और ये एस्कस बीजाणुधानी है। एस्कस बीजाणुधानी में बनते हैं एस्कस बीजाणु और ये कवक का नाम है सैकेरोमाइसिस। क्लियर। इसके बाद आपका आ गया बेसिडियम बीजाणु। तो बेसिडियम बीजाणु ये होता है, इसका एग्जाम्पल है एगरिकल्स कवक। इसका एग्जाम्पल एगरिकल्स कवक। अब एगरिकल्स कवक में क्या होता है, बेसिडियम बीजाणुधानी होता है, जहां पर क्या होते हैं कि बीजाणु बनते हैं। कौन से बीजाणु, बेसिडियो बीजाणु। ये बीजाणु जो बेसिडियम बीजाणु होते हैं ये ऊपर बनते हैं, कहाँ, बहिर्जात होते हैं। ठीक है, बहिर्जात होते हैं। और ये क्या होते हैं, केंद्रक किसमें आकर के बीजाणु जो बेसिडियम बीजाणुधानी में मिक्स हो जाते हैं और नए नए स्पोर बनते हैं। और ये स्पोर अनुकूल परिस्थितियों में नए नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। इसके बाद द्विकेंद्र की बीजाणु आ गया, जिसका एग्जाम्पल है पक्सीनिया। फिर इसके बाद आ गया सिनकाइट्रियम। ये क्या है आपका भैया, ये है आपका समयुग्मन। इसमें दोनों संलयन, यानी जो ऐसे युग्मक जो संलयन करने वाले हैं ये आकार में समान होते हैं किंतु कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं। और ऐसे युग्मक किस में पाए जाते हैं, सिनकाइट्रियम में। फिर आपका आ गया दूसरा असम युग्मन। तो असम युग्मन क्या होता है, जो युग्मक होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें जो आपका नर युग्मक होता है वो गतिशील होता है, मादा युग्मक भी होता है, लेकिन नर युग्मक ज्यादा सक्रिय होता है, छोटा होता है, सक्रिय होता है, मादा युग्मक बड़ी होती है। और ये बीजाणु किसमें पाए जाते हैं, ये युग्मक किसमें पाए जाते हैं, ये युग्मक पाए जाते हैं एलोमाइसीज में। फिर आपका लास्ट आपका आ गया है विषम युग्मन। तो विषम युग्मन में क्या होता है, जो मादा युग्मक होता है वो क्या होती है, अगतिशील होती है, यानी नॉन मोटाइल होती है। लेकिन जो नर युग्मक है फिर तो मोटाइल है, वो गतिशील होता है। और यह युग्मक, इस प्रकार के युग्मक किसमें पाए जाते हैं, मोनोब्लीफेरस कवक। ओके, तो इसको स्क्रीनशॉट दीजिए, एक बार समझ लीजिए। उसके बाद फिर जब 4 बच रहे हैं, अगर देखिए हमारे पास टाइम इस समय अभी खत्म हो रहा है क्योंकि काम है, उसके बाद या तो अभी कुछ देर बाद बता देंगे या तो इसको कल बता देंगे चारों को। ओके, तब तक आप इसको देखिए। चलिए हम समझते, आपको हो गया होगा ये। और अब इसके बाद जो आपके 4 वीडियो हैं, इसको 4 पॉइंट इसको कल बता देंगे क्योंकि भी थोड़ा काम है घर में। काफ़ी डिस्टर्बेंस इस समय हो रहे थे, लेकिन फिर भी हम समय निकाल करके आपको इस वीडियो को प्रोवाइड करवा देंगे। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और जहाँ ना समझ में आए वहाँ कमेंट जरूर करिए। ओके, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।